हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स के डेट्स आ गए हैं। तो हम प्रीवियस ईयर्स 2016 के जो क्वेश्चंस आए हुए थे उन सारे क्वेश्चंस को देख रहे थे और इनको कैसे बनाते हैं इसको भी हमने अच्छी तरह से पिछले वीडियोस में देख लिए थे। आज इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन सब आए हैं प्रीवियस ईयर्स में उनको भी देखते हैं और बनाते हैं किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 आवर्स काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यह क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन में है 12 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन। तो ये जो क्वेश्चन है इसको यहीं से समझने की कोशिश करते हैं और किस प्रकार से बनता है इसको देखते हैं। थोड़ी सी अगर ध्यान लगाएंगे तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन को समझा जा सकता है और बनाया जा सकता है। ऐसे तो यह वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन इसको यहीं से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है और वह फॉर्मूला को थोड़ा सा याद करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो फॉर्मूला याद भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वह है कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए फॉर्मूला है m1 इंटू d1 इंटू h1 डिवाइडेड बाई w1 बराबर m2 इंटू d2 इंटू h2 डिवाइडेड बाई w2। तो यहाँ से m से होगा मैन या फिर ओमेन या फिर बच्चे जो भी रहेंगे वह। तो m से मैन, d से कितने दिन वाले यानी कि डेज और h से घंटे जितने भी घंटे होंगे। और यह जो भी काम करने के लिए कहा जाएगा, अगर काम का वैल्यू दिया रहेगा, वर्क का वैल्यू दिया रहेगा तो वह वर्क हो जाएगा। इधर भी m2 d2 और h2 है और वही वर्क 2 भी दिया हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से यह फॉर्मूला है। तो यहीं पर इसने जितने वैल्यूज दिए हुए हैं उसको बनाते हैं बैठा करके। तो m1 है यानी कि 30 और d कितना दिन में, तो d दिया हुआ 16 दिन में, तो यहाँ पे d 16 दिन इंटू कितना घंटा है, तो घंटा है 5 घंटा। अब ये 5, अब वर्क है, वर्क कितना, एक काम कर रहा है तो वह कोई काम है तो वह काम को मान लेते हैं वह w वर्क ही है। और m2 देखिए उसी काम को 40 आदमी बोल रहा है तो यहाँ पे 40 आदमी लिख लेंगे। d2 है तो वही हम लोग को d निकालना है यानी कि हम लोग को d2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और h2 यानी 6 आवर्स है तो 6 आवर्स और उसी काम कर रहा है, मतलब w अगर काम है तो इसमें भी w वर्क ही होगा। यह w और w कट जाएगी। 5 के पारा में 8 बार में 40 हो जाएगी। इसी 8 से 2 बार में कट जाएगी। फिर इस 2 से 3 बार में और इस 3 से यह 10 बार में कट जाएगी। तो ये जो d2 है वो हम लोग कितना वैल्यू आया, 10 दिन। तो यही इसका आंसर है कि यह 10 दिन में काम करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन। तो इसको यहाँ इस प्रकार से भी बना सकते हैं आसानी से। बस ये जो फॉर्मूला है m1 इंटू d1 इंटू h1 डिवाइड बाई w1 बराबर m2 इंटू d2 इंटू h2 डिवाइड बाई w2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में इसको इसी प्रकार से बना लेना है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं और वो भी बहुत आसान है, इसको भी आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक LCM क्रमशः 3 तथा 2730 है। यदि एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन और ऑप्शन भी है 107, 103, 105, 102। तो ऐसे अगर फॉर्मूला दिया हुआ रहता है तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वह है कि HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड वाला संख्या। तो HCF हमारा दिया है 3 यानी 3 इंटू 2730 बराबर इक्वल टू फर्स्ट संख्या दिया हुआ 78 तो 78 लिख लेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड संख्या निकालना है, यहीं से इसको काट लेते हैं। तो 3 इन 3 का टेबल में इसको काटते हैं तो 3 दूने 6 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। अब इसको 26 से 2730 को काटते हैं तो यह 105 बार में कटती है। तो हम लोग का जो सेकेंड वाला संख्या है वह हमारा 105 आ गया है। तो यही इसका आंसर भी है और ऑप्शन नंबर सी
यहाँ पे दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर। इसको यहाँ से इस प्रकार से भी समझ सकते हैं आसानी से कि ये जो 6 है इसका यूनिट डिजिट को देखते हैं और इसका भी यूनिट डिजिट को देखते हैं। तो 6 को कितना बार का टेबल में देखेंगे कि वह यूनिट डिजिट में 0 आ जाए, तो हमें 6 × 5 करते हैं तो कितना आ जाएगा 30। तो यह यूनिट डिजिट में 30 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट वाला संख्या जो है 5, इसको भी पकड़ के इसको बना सकते हैं। अगर 6 के साथ में 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 आता है। 6 के साथ 3 को करते हैं तो ये 8 आता है, जबकि यहाँ 8 हम लोग का है नहीं। 2 से इस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, यानी कि 2। तो 2 भी हम लोगों का यहाँ यूनिट डिजिट में नहीं आता। तो यहाँ से यूनिट डिजिट वाले से भी इसको यूनिट डिजिट वाले से भी देख सकते थे और आसानी से 105 मार सकते थे। हमसे यहाँ पर हम लोगों को यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं होता। तो इसका आंसर जो है वह 105 है। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं, इसको यहीं से बनाने की कोशिश करते हैं। P, Q और R किसी खेत की फसल को 6 दिनों में काटते हैं। P अकेले 10 दिनों में, Q 24 दिनों में काट सकता है, तो R अकेले इस फसल को कितने दिनों में काटेगा। तो यह क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहीं से भी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ जो क्वेश्चन से P, Q, R के बारे में बात कर रहा है और P के लिए 10 दिन दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको इस प्रकार से समझते हैं। P लिखते हैं, Q लिखते हैं और R। तो R के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि P, Q, R मिल करके कर रहा है, तो P + Q + R लिखते हैं। अब इसका जो दिन दिया हुआ है उनको इसके सामने में लिखते हैं, यानी 6 डेज Q के सामने में है, सॉरी P के लिए जो है वह 10 दिन दिया हुआ है, तो ये 10 दिन। Q का जो है वह 24 दिन है और P + Q + R यानी कि तीनों मिल करके बोल रहा है 6 दिन में, तो यहाँ पे हम लोग इसके सामने 6 दिन लिख लेंगे। अब इस जो 10, 24 और 6 है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो यह जो है हम लोग एलसीएम निकालते हैं इसका, तो यह 120 हो जाएगा। एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। और फिर इसको बारी बारी से इन सबों से डिवाइड करते हैं। तो 10 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो फिर हम लोगों का आ जाता है 12। तो 12 को हम लोग P के ही एकदम सामने वाले में लिखेंगे, तो 12 हो जाएगा। इस 24 से अगर हम लोग करते हैं तो यह 5 बार में डिवाइड हो जाता है, और 6 के करते हैं तो यह हमें 20 में डिवाइड हो जाता है। तो यह जो होता है वह हमारा टोटल वर्क हो जाता है, टोटल वर्क। तो इस चीज़ को जानना है कि अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो जो भी वैल्यू आता है वह होता है हमारा टोटल वर्क। और यहाँ अगर दिन दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर जो आएगा वैल्यूज़ डिवाइड करने के बाद वो उसका क्या हो जाता है, वह इफ़िशियंसी हो जाता है। इफ़िशियंसी मतलब कि कार्य क्षमता हो जाता है, यानी कि वह कार्य करने का उसका क्षमता कितना है, या तो वो प्रतिदिन का कह सकता है या फिर प्रति घंटा का कह सकता है। तो यहाँ इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब P के लिए जो इफ़िशियंसी वो 12 है, Q के लिए 5 है और P + Q + R जो है वह 20 है, यानी तीनों का जो इफ़िशियंसी है वो 20 है। अब हम लोग को फाइंड आउट करना क्या है, R के लिए कर रहा है। तो ये जो R है उसको क्या करेंगे कि P + Q + R जो है उसमें 20 में से अगर हम लोग इन दोनों को घटा देंगे तो हम लोग को R का जो इफ़िशियंसी वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट करते हैं, चलिए। तो 20 माइनस 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसको जोड़ के घटाते हैं तो हमें इसका वैल्यू आता है 3। तो ये जो 3 है वो किसका है, यह R की इफ़िशियंसी है। तो यह R की इफ़िशियंसी होगी। अब केवल R अगर करती है तो उसका इफ़िशियंसी है 3। अब टोटल वर्क अगर इसके सामने में 20 रख दिया जाएगा और यह इसका इफ़िशियंसी प्रतिदिन के हिसाब से यह क्या है, 3 काम करता है, तो कितना दिन लगेगा। तो इसके लिए इसको डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क में, 120 / 3, तो हमारा आ जाएगा 40 डेज। यह हमारा आ जाएगा 40 डेज। तो इसका जो ऑप्शन है वह, अच्छा यहाँ पे इसका ऑप्शन है 40 दिन, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वह निकल जाएगा 40 दिन का। तो यह जो एफिशिएंसी है, कार्यक्षमता है, वह प्रतिदिन के हिसाब से है इन तीनों का। तो इस प्रकार से इसको यहाँ से समझ करके बना सकते हैं। तो यह थोड़ा आसानी से इसको बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि
एक नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगा। तो यह है क्वेश्चन, इसको भी समझते हैं। यह बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ से भी आप लोग इसको बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अगर नाव हो, नदी हो, नदी में धारा हो, गति कर रही है, या फिर नाव की जगह पर तैराक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर धारा की दिशा में ही, धारा अगर यह है और धारा की दिशा में ही अगर हम लोग नाव को चलाते हैं तो क्या हो जाता है, हम लोग का स्पीड बढ़ जाता है और टाइम कम लगेगा। अगर वही धारा की दिशा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग आते हैं तो हमारा जो होता है स्पीड क्या होता है, स्पीड कम हो जाता है, तो हम लोगों को टाइम भी ज़्यादा लगती है। तो यह हम सभी देखते हैं कि जिधर बह रहा है पानी उधर में जाते हैं तो हम लोगों को कम फोर्स में लेकिन स्पीड ज़्यादा रहती है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ से समझते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो नाव की जो गति है वो धारा के विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो वह 40 किलोमीटर है प्रति घंटा। और स्थिर जल में जो है इस नाव की गति है कितना, 55, यानी कि शांत जल है, शांत जल में केवल 55 किलोमीटर की घंटा से वह नाव चलती है। तो अगर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या होगा, धारा जिधर में बह रहा है उधर में ही नाव की गति की दिशा में नाव की गति जो है उसको निकालने के लिए कह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यह अगर धारा के विपरीत में 40 है तो नाव की गति जो होगी धारा की दिशा में क्या होगी, वह अधिक होगी, वह अधिक होगी, क्योंकि धारा के साथ साथ में बहेगी तो उसकी जो गति होगी वह अधिक होगी। अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के हिसाब से बनाते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या है कि स्थिर जल में नाव की गति, तो इसका स्थिर जल में नाव की गति बराबर क्या होगा कि धारा के साथ में गति प्लस, मतलब धारा के साथ साथ में जो बहेगी यानी धारा के अनुकूल में, यानी धारा की गति की दिशा में, प्लस धारा के विपरीत गति और इनका योग बट्टा 2 यह होता है अगर स्थिर जल में नाव की गति को निकालने के लिए कह रहा है तो। और हमें स्थिर जल में नाव की गति दिया हुआ है, तो इसी कारण से इस फॉर्मूला को यहाँ पे बैठाते हैं। तो स्थिर जल में नाव की गति कितनी है, तो स्थिर जल में नाव की जो गति है वो 55 किलोमीटर 55 है। और धारा के साथ में गति, तो धारा के साथ में गति को ही निकालना है, तो हमें तो यह धारा के साथ में गति, तो यह हो गया, प्लस धारा के विपरीत जो है गति, तो धारा के विपरीत में कितना है, तो 40 है, तो ये हम लोग यहाँ पे 40 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। अब यह 2 है, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और बराबर ये धारा के साथ में गति यानी कि धारा के दिशा में गति प्लस 40। अब यह 40 को इस बार में लाते हैं बाएं साइड में और इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 110 माइनस 40 बराबर 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह हमारा आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे आसानी से, यह हमें इस प्रकार से बन जाएगी। बस इसके लिए फॉर्मूला जो है वो स्थिर जल में नाव की गति है, उसके बराबर होती है कि धारा के साथ में जो गति होती है प्लस धारा के विपरीत में गति बट्टा 2, तो इसी से हमें यह बन जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि P अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष आधा भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा का औसत गति क्या होगी। तो यहाँ औसत गति क्या होगी, मान लेते हैं कि यह वह डिस्टेंस इसको तय करना, तो यह d डिस्टेंस है। अब इसका आधा भाग को, तो यह आधा भाग यहाँ पर है, तो यह d/2 हो जाएगा, इधर का आधा भाग, इधर का आधा भाग भी d/2 हो जाएगा। इस प्रकार अगर क्वेश्चन में बनता है या बोलता है कि आधे
भाग को और फिर आधे भाग को, तो दोनों का जो डिस्टेंस है वह तो आधा आधा मतलब बराबर होता है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है, या तो फिर कहता है कि एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक जाने के बाद में फिर दूसरा बिंदु से फिर वापस उसी बिंदु तक आता है, तो उसमें भी हमारा क्या होता है कि औसत गति क्या होगा, अगर ऐसे पूछता है तो इसका भी इसी प्रकार से बनेगा जो अभी मैं बनाने वाला हूँ। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि यहाँ से इस बिंदु तक का डिस्टेंस और फिर इस बिंदु से इस बिंदु तक का डिस्टेंस क्या होगा, वो तो बराबर होगी। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस बराबर होता है दोनों बार में, तो फिर हम लोग को इस क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होगा कि औसत गति बराबर औसत गति बराबर हो जाएगा 2xy बट्टा x प्लस वाई। यह x जो है वह पहला गति स्पीड 1, दूसरा वाला जो है वह स्पीड 2 है। तो यहाँ से निकालते हैं 2 इंटू एक्स यानी 40 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 0 काट देते हैं। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूना 8, 8 25 40 हो जाएगा, 40 और 1 0 तो 400 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9 है। तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो इसका वैल्यू आता है 44.44। तो यह जो है हमारा आंसर है और यह ऑप्शन नंबर ए में है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ ध्यान रखना कि अगर डिस्टेंस बराबर होता है पहला भाग में या दूसरा भाग में, या तो फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, फिर दूसरे बिंदु से फिर पहले बिंदु तक आती है, तब इस प्रकार का क्वेश्चन में औसत गति का फॉर्मूला होता है 2xy बट्टा x प्लस वाई। तो यहाँ से इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है। यदि 10% छूट के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है 240, 280, 300 और 264 रुपीज़। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य। तो यह है 320 रुपया और उसमें 10% का छूट देता है, 10% का छूट दे रहा है, यानी कि 100 में से 10% छूट, तो कुल मिलाकर वो 90% हमसे लेगा उस वस्तु का दाम के रूप में। उस वस्तु का मूल्य लेगा हम लोगों को 10% छूट के बाद 90% हमें लेगा। और ये जो मार्क प्राइस होता है वह दिया है 320 रुपया और उसको 10% छूट के बाद भी क्या होता है कि उसे 20% का लाभ होता है। तो लाभ किस में होता है, लाभ या जब भी हानि बढ़ेगा, लाभ या हानि कुछ भी बोले तो यह क्रय मूल्य पर ही होता है। तो यह क्रय मूल्य पर ही होता है। यहाँ पर इसको ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि होता है, यानी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सब के सब क्रय मूल्य पर ही होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। तो 320 रुपया है, तो 320 रुपया का वह क्या 10% छोड़ देने के बाद 90% लेगा, तो यानी कि 90% निकालेंगे इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 दूना 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, 9 27 और 1 28 यानी कि 288 हम लोगों का क्या हो जाएगा, यह सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, क्योंकि यह मार्क क्या है और इतना में हम लोग को बेच रहा है। तो कुल मिलाकर के एसपी बराबर यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 288 रुपया। अब यह जो 288 रुपया हुआ यह क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तब जाके हमारा 288 आता है। यानी कि इसको हम अब अगला में क्या कर सकते हैं कि क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, तो क्रय मूल्य पर ही हमें 20% का लाभ मिलता है। क्रय मूल्य पर ही हमें 20% का लाभ यानी 120%। तो इसी के बराबर हमें क्या मिलता है, 288 मिलता है। यानी क्रय मूल्य पर 120% का लाभ करेंगे तो हमें 288 मिलेगा। क्वेश्चन यही कह रहा है हमें कि उससे 20% का लाभ होगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्रय मूल्य तो इधर ही रहेगा, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 288 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। तो यहाँ से
इसको हम काट लेते हैं 1 0 1 0। अब इसको काटते हैं 12 दूना 24, 4 बचा तो फिर यहाँ पे 8 आएगा तो 48 हो गया, 12 चौके 48 हो गया। यहाँ से 24 इंटू 10 240 रुपीज़। तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। और ये देखते हैं कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन में ए नंबर में है, तो यह ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको इसी प्रकार से बनाएंगे। तो 20% का लाभ है तो इसको हम सीधे 120% निकालेंगे। वही अगर 10% का हानि है तो उसका 90% निकालेंगे। तो इसको इस प्रकार से आसानी से बनाया जा सकता है। तो यह कुछ प्रीवियस ईयर 2016 के क्वेश्चंस थे और इसको हमने अच्छे से बना लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जहाँ से भी मैं बताया हूँ, जिस प्रकार से बताया हूँ, तो वह समझ में आ गई होगी। हम लोग और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनको भी नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सारी चीज़ों को बना लीजिए और बनाने का जो तरीका है उसको भी देख लीजिए। जहाँ से भी हो सके वहीं समझने की कोशिश कीजिए, तो क्वेश्चंस बनना आसान होता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप लोग बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।